नहीं बस नहीं, आप तो बराबर हो, आपको तो परमात्मा के शासन के अंदर हमारा जन्म हुआ, मगर उसके पहले परमात्मा के शासन का जन्म हुआ। परमात्मा के शासन का जन्म वैसे देखने जाए तो भगवान महावीर स्वामी के समय हुआ, वैशाख सुदी 11 के दिन। और परमात्मा ने जो शासन स्थापना की तो वो शासन परमात्मा की जीवंत अवस्था में जो चला, उस टाइम तो परमात्मा साक्षात विराजमान थे। तो उस टाइम जितने भी अन्य संप्रदाय थे, अन्य धर्म थे, उन सबको परमात्मा के शासन की जाहो जलाए भावना के कारण वो लोग तो वैसे ही दब गए थे। मगर जब आप समझो कि ऐसा आंकड़ा मिलता है कि 40 करोड़ लोग जैन थे परमात्मा महावीर के टाइम, 40 करोड़ जैन यानी जैन धर्म से आकर्षित लोग, श्रावक परमात्मा के 1.5 लाख और श्राविका 3 लाख करीब, इसके आजू-बाजू तो 4.5 लाख श्रावक श्राविका मिलकर, तो वो श्रावक श्राविका 12 व्रतधारी, जैसे ऐसे 12 वैसे मैक्सिमम व्रतधारी ऐसे श्रावक श्राविका माने जाते हैं। और साधु साध्वी देखने जाए तो 50,000। तो ही आप गणना करो, भगवान महावीर के डायरेक्ट साधु 14,000, भगवान महावीर के डायरेक्ट साध्वी यानी चंदनवाला के थ्रू 36,000, तो टोटल 50,000 साधु साध्वी सिर्फ महावीर के हुए। गौतम स्वामी जी के खुद के 50,000 शिष्य अलग से है, सुधर्मा स्वामी जी के अलग से है। तो यदि वो गिनती करें तो वो लाखों की संख्या हो जाएगी। तो समझो कि साधु साध्वी जहाँ 1,00,000 2 लाख होते हैं, और तो श्रावक श्राविका ये जो 4.5 लाख 3 लाख और 1.5 लाख 4.5 लाख जो लेने हैं, वो एकदम व्रतधारी पक्के श्रावक लेने हैं, टॉप लेवल के और अच्छे से व्रतधारी। तो ही आप साधु साध्वी की संख्या इतनी है, तो श्रावक श्राविका के आप रेशियो निकाल सकते हो। और जैन धर्म को चाहने वाले बिना व्रत के श्रावक श्राविका की गिनती करें तो 40 करोड़ जितनी हो जाएगी उसके आजू बाजू के समय में। फॉलोअर्स यानी उनको लाइक करने वाले, उनको लव करने वाले परमात्मा को। अब 40 करोड़ की संख्या उस टाइम यदि है और आज के टाइम में 40 लाख की है, हाँ लगभग, तो ये जो कम हुआ, कम होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें एक मुख्य कारण जो था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण का समय नजदीक आ गया था, और उस टाइम इंद्र महाराज विनती करते हैं भगवान महावीर को कि आप अपना आयुष्य कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए बढ़ा दीजिए। आपने ये सुना होगा। इंद्र महाराजा क्यों विनती कर रहे हैं? उनको भी अधिज्ञान से देख लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो नहीं, विनती क्यों कर रहे हैं? कोई कारण तो होगा। कोई भी तीर्थंकर को आज तक इंद्र महाराजा ने ऐसी विनंती नहीं की कि आप अपना आयुष्य बढ़ा दीजिए। इन्होंने विनंती की तो क्यों की? ग्रह नक्षत्रों का, हाँ, भस्म ग्रह भगवान महावीर की जन्म राशि में संक्रांत हो रहा था, बराबर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। ग्रह नक्षत्रों के 4 पर्सनल लेवल पर जैसे नुकसान या फायदा पहुंचाते हैं, वैसे ही जनरल लेवल पर भी एक कुंडली होती है। जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, भले ही वो नकली आज़ादी थी, मगर एक प्रकार से आज़ादी मिली हमें। अंग्रेजों ने ये देश को छोड़कर अपने ऐसा कहा गया कि अब आप फ्री हो, तो वो आज़ादी देखने का भी मुहूर्त उन्होंने जानबूझकर, चाहिए तो ये टाइम पे हम देंगे,
ऐसा करके रात को फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को, उस टाइम का मुहूर्त खराब था। सब ज्योतिषों ने मना किया, जानबूझकर उस मुहूर्त पर दिया है। समझ में आ रहा है? और पाकिस्तान को जो एक दिन पहले दिया 14 अगस्त को, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक था। वो तो बहुत ही खराब था। और उसको इसी कंडीशन पे दिया कि आपको चाहिए तो लो। तो पाकिस्तान बन रहा था नया देश पूरा मिल रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया उसको, और वो लोग खुश हो गए, क्योंकि वो खुशी टेम्पररी थी। और पता तो कहने की बात है कि मुहूर्त का भी असर होता है, और वो अंग्रेज लोग जानते थे, इंद्र महाराजा भी जानते हैं, जानते ही। तो इसलिए इंद्र महाराजा ने विनती की, मगर विनती करने का एक पीछे रीजन था। हमारे यहाँ परमात्मा के शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा गया है कि कोई भी शास्त्र में एक पहला श्लोक जो होता है, यदि कोई एक शास्त्र बनता है तो उस शास्त्र के अंदर पहला श्लोक में 4 अलग अलग चीज आती है। संबंध आता है, मंगल आता है, विषय आता है, सब्जेक्ट आता है, प्रयोजन आता है। ये शास्त्र किस लिए बनाया जाता है, तो उसके प्रयोजन के पीछे का प्रयोजन बताया है कि प्रयोजन क्यों दिया जाता है। हाँ, कोई भी चीज जब प्रेजेंट करते महापुरुष, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, हाँ, कारण होता है। कोई भी इफेक्ट सीधी नहीं होती है, उसके पीछे कोज होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो कोज क्या है? तो यहाँ पर किसी ने पूछा ये कारण बताने की जरूरत क्या है? ये कारण का कारण हम इसलिए बता रहे हैं, कारण का कारण कि हम कारण बताया हमने कि हम शास्त्र क्यों बना रहे हैं, कि भव्य जीवों के उपकार के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब प्रयोजन के पीछे का प्रयोजन क्या है ये बताने का, तो इसलिए है क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होता है जो बिना प्रयोजन कोई काम करता है। बाकी जो समझदार होते हैं, जो सयाने होते हैं, वो हर चीज के पीछे उनका कोई ना कोई कारण होता है, उनका कोई ना कोई कोज होता है। बिना कोज जो प्रवृत्ति करता है उससे इस दुनिया में मूर्ख माना गया है। और कैसे चलते चलते पेड़ की डाली तोड़ने जैसा काम, निरर्थक कार्य करने वाले मूर्ख होते हैं, ये सब लिखा शास्त्रों में लिखा। तो इंद्र महाराजा ने जो प्रश्न पूछा उसके पीछे एक रीजन था। तो रीजन क्या था? तो भस्म ग्रह की संक्रांति का। तो इंद्र महाराजा को तो कोई पता था कि आयुष्य बढ़ने वाला नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं बढ़ने वाला, तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे थे? क्योंकि जनता को आंसर बताने के लिए। उनको खुद को पता है, अगर जनता को पता लगे और एक सहज भाव से प्रेम है परमात्मा के शासन के ऊपर, इसलिए वो लोग वो विनती कर रहे हैं। इंद्र महाराजा शासन के ऊपर प्रेम उसको बुलवा रहा है। उसका रीजन क्या है? अब मान लो कि आपको पता है कि विजयवाड़ा से मार्केट का VR है, 100% वो निकलने वाले, क्योंकि मुंबई चतुर्मास के लिए जाने वाले हैं, मगर फिर भी आप क्या करते हो? विनती करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको महाराज के प्रति प्रेम है, आपको प्रेम है, इसलिए जानने के बावजूद आप लास्ट तक कहते हो कि साहब रुक जाओ ना, रुक जाओ। अब रुक जाने की विनती कौन करता है? जिसको प्रेम है, जिसको प्रेम है, इसलिए विनती क्यों कर रहे हैं? जिसको प्रवचन का प्रेम है तो वो विनती करेगा कि साहब प्रवचन सुनाइए, सुबह सुना रहे हो, रात को भी सुनाइए। कई सारे के पीछे प्रेम भी एक कारण होता है। तो इंद्र महाराजा को प्रेम है शासन के प्रति, भक्ति है परमात्मा के शासन के प्रति, इसीलिए वो विनती कर रहे हैं, परमात्मा आप थोड़ी मिनट के लिए, थोड़ी पलों के लिए रुक जाइए, तो ये शासन को जो नुकसान पहुंचने वाला है वो आपकी अमित दृष्टि से सीधा ही डाउन हो जाएगा। मान लो अंगारा है, वो सीधा नदी में गिरा, जलता हुआ अंगारा, अब उसकी ताकत क्या रहेगी? जीरो हो जाएगी। आपकी दृष्टि से ये जो भस्म ग्रह है, वो जिसकी भी जन्म राशि में संक्रांत होता है उनको तबाह कर देता है। ये तो
ये तो आपने स्थापित किया हुआ शासन इतना गहरा है कि उसको तबाह करना आसान नहीं है, मगर फिर भी सत्यानाश तो नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा, मगर सत्यानाश जरूर होगा। सर्वनाश नहीं हो सकता है परमात्मा आपके शासन में, मगर सत्यानाश भयंकर तबाही होगी। और वो तबाही कितने साल तक रहेगी? तो कि भस्म ग्रह का टाइम पीरियड 2000 साल का है, भगवान महावीर के बाद 2000 साल तक। और उसकी पूंछ जो लास्ट में निकलेगी, वो पूंछ की असर 500 साल और जाएगी पीछे, 2500 साल। अब वो पूंछ का टाइम भी पीरियड पूरा हो गया कि 2600 साल करीब होने आया। और इसी कारण से इंद्र महाराजा ने जो भविष्यवाणी, इंद्र महाराजा के सामने भगवान महावीर ने जो जवाब दिया था, वो जवाब इतना ही था कि कोई भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। 5 कारण में से एक भी कारण लेफ्ट हो तो काम नहीं होगा। और हमारे पास वो 5 कारण में से 2 कारण मिस है, इसलिए काम नहीं होगा। वो कौन से 2 कारण थे? पहले 5 कारण आपको पता है, पहले मैं ये बता दूं। 5 कारण यदि आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। मान लो आप डिप्रेशन में आ गए, मान लो कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, धक्का खाने के बावजूद पेमेंट लेने जा रहे हो, 10 बार धक्का खाया नहीं हुआ, तो इस 5 कारणों में से, इन 5 कारणों में से ही कोई कारण आपके सामने होगा, और उस कारण की चाबी लगाएंगे तो आप एकदम शांत हो जाएंगे, मतलब कि समाधान मिल जाएगा आपको। वो 5 कारण कौन कौन से हैं? यदि किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ। स्वभाव, काल, नीति, पुरुषार्थ, भवितव्यता और नियति दोनों एक है। बस एक कारण आपका बाकी है। इन्होंने अच्छा बताया कि इन्होंने प्रवचन सुने हुए हैं, महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञान लिया हुआ है, इसलिए 4 कारण बराबर बताए हैं, यानी 80% आ गए 100 में से, 20% बाकी रहा। बराबर है? कर्म, राइट, 100% हो गए। अच्छा, एक तो है विजयवाड़ा में जो आपकी लाज रखता है। हाँ, अनुभवी भी, ज्ञानी भी। अनुभवी लोग अलग होते हैं, ज्ञानी अलग होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 5 कारण, और उन 5 कारणों में से कौन सा कारण मिस हो रहा था? भगवान कह रहे हैं कि काल बचा नहीं है, काल और नियति भी नहीं है। जैसे कि मैं, काल और नियति दोनों अगेंस्ट चल रहा है। नियति ऐसी है कि वो होकर ही रहेगा, जो तबाही होने वाली है। बराबर है? आप लोगों को इजीली याद रखना हो ना 5 कारण, तो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, डेंटल प्रोसेस, डेंटल, DENTL, हमारा स्पेलिंग अलग है डेंटल का, डेंटल प्रोसेस। और डेंटल प्रोसेस में D फॉर डेस्टिनी, E फॉर एफर्ट, N फॉर नेचर, T फॉर टाइम, L फॉर लक। याद रहेगा? डेस्टिनी, एफर्ट, हाँ, E फॉर एफर्ट, N फॉर नेचर, T फॉर टाइम, L फॉर लक। अभी इसके अंदर 2 है और बीच वाला टाइम है। जैसे कि एफर्ट है वो आपके हाथ में है, लक है वो भी आप चेंज कर सकते हो। लक को आप चेंज कर सकते हो, एफर्ट को आप बढ़ा सकते हो, लक को थोड़ा चेंज कर सकते हो। डेस्टिनी चेंज नहीं होती है एक, और नेचर चेंज नहीं होता है। नेचर आपके हाथ में नहीं है, डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है। टाइम है वो टाइम है, मतलब टाइम कभी फेवर में होता है, कभी अनफेवर में होता है। तो टाइम भी आपके हाथ में नहीं है, फिर भी कभी आपके हाथ में होता है। कई लोग बोलते हैं ना, अभी मेरा समय चल रहा है, बोलते हैं ना। एक इंटरव्यू देने के लिए आया है IAS ऑफिसर के एग्जाम में पास होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। फिर प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, 3 चीज होती है। उसमें इंटरव्यू देने के लिए कोई बंदा गया होगा, उसने हाथ में घड़ी पहनी थी, वो शादी थी। हाँ,
और आईएएस ऑफिसर जो इंटरव्यू ले रहा था उसने जो घड़ी पहनी थी वो गोल्डन एकदम आकर्षक थी, रोलेक्स जैसी थी। तो इन्होंने पूछा कि आपकी घड़ी और मेरी घड़ी में फर्क क्या है? तो कि आपका टाइम चल रहा है, मेरा टाइम नहीं है। बाकी समय तो दोनों में समय दिखा रहा है, समान दिखा रहा है, मगर आपका समय अभी चल रहा है क्योंकि आप ऑन पोस्ट हो और मैं अभी इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मेरा समय नहीं है अभी, वो आपके हाथ, मेरा समय आपके हाथ में है और आपका समय आपके हाथ में। मतलब इनका कहना था कि समय बलवान है। समय में भी जो रावण कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता था, वो ही खुद हार गया। रामचंद्र जी, उसका समय पूरा हो गया। भगवान महावीर ने कहा कि अभी टाइम नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पब्लिक को। जो जनता वहाँ सामने खड़ी थी उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, और वो स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या था? भगवान महावीर ने क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया? ये मैसेज दिया कि आपको जो समय मिला है अनुकूल, उसमें जो काम करने हैं कर लो। 50 ओवर की वनडे मैच है और अब 2020 की 25 मिलती है क्या? नहीं मिलती है। आपको 20 में ही खेलना है। और 50 की 51 नहीं मिलती है। 6 बॉल के 7 बॉल नहीं, सामने वाला 9 बॉल डाले वो तो गलती है, मगर बॉल तो 6 के 6 ही रहते हैं, फिक्स ही है। तो भगवान कहते हैं कि आपको जो टाइम मिला है उसमें आप उस टाइम का टोटल यूटिलाइज कर लो, उसको टाइम को। नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने जो बोला शासन को नुकसान होगा, तो एक प्रश्न भद्रभाऊ स्वामी जी के माध्यम से हमें जवाब मिलता है कि यदि भगवान महावीर के शासन को नुकसान होगा तो कैसा होगा। तो भद्रभाऊ स्वामी जी के माध्यम से और दूसरे भी शास्त्रोकारों के माध्यम से और से पता लगता है, मुगलों के समय में हमारे शास्त्र जलाए गए। आप लोगों को पता ही होगा, 6 महीने तक चौके की रसोई हुई हमारे शास्त्रों को जलाकर। कई सारे ज्ञान भंडार को तहस नहस कर दिया गया। कई सारे श्रमणों को की कत्लेआम हुई। कई सारे श्रावक श्राविकाओं का कन्वर्जन हुआ बंदूक और तलवार के जोर पर, और कई सारे लोगों का ब्रेन वॉशिंग हुआ। और ऐसे ही करते 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 कई सारे संप्रदाय फूट निकले, अलग अलग कल्ट जिसे बोला जाता है। जैसे इसने जैन धर्म को अंदर से छलनी कर दिया। भगवान महावीर जब विहार कर रहे थे तब 1 साल 1 महीने के बाद उनका कपड़ा कांटे में भर जाता है, आधा कपड़ा। और देखने जाए तो वो कपड़े के कारण, और वहाँ पर पीछे देख रहे भगवान महावीर, तो भगवान महावीर ने देखकर क्या सोचा उसकी अलग अलग कवि कल्पना करते हैं, अलग अलग लेखक शास्त्रकार बहुत कल्पना करते हैं। तो उसमें एक कल्पना है कि भगवान ने देखा कि मेरा शासन इस कपड़े की तरह कांटे में फंसेगा। मैं थोड़ी कल्पना आगे करता हूँ कि कपड़े के कारण ही शासन के 4 टुकड़े हुए। जिसने कपड़ा निकाल दिया वो दिगंबर बना, जिसने कपड़ा मुंह पे लगा दिया वो स्थानकवासी बना, जिसने कपड़ा प्लास्टिक का बनाकर ऊपर मुंह पे लगाया वो तेरापंथी बना, और जो प्रभु श्रमण महावीर का वेश है उसे ताम्रपंथी पूजक कहा। तो इन शॉर्ट की ये कपड़ा से ही 4 संप्रदाय पढ़ रहे हैं, और चारों संप्रदाय का एक बेस देखने जाए तो कपड़ा है। तो वही कपड़ा कांटे में भर गया, और वो कपड़ा भगवान महावीर के समय जो हुआ वो जितना नुकसान होना था वो पूरा हो गया। तो हमारे जैसे महात्मा पूछते हैं, हमारे जैसे महात्मा और आचार्य भगवत वगैरह सब श्रावक श्राविका सब पूछते हैं कि अब अभ्युदय कब है, अब नहीं है तो कब है, क्योंकि टाइम पीरियड तो पूरा हो गया है। अब तो हमारा टाइम आना चाहिए, तो अभी नहीं तो कब। तो भगवान महावीर स्वामी के जो परंपरा में आए हुए भद्रभाऊ स्वामी जी, उन्होंने लिखा कि अभ्युदय की निशानी क्या मिलेगी, तो कि आने वाले समय में साधु साध्वी जी भगवंतों की उदित पूजा होगी। पूजा होगी यानी सत्कार होगा, सम्मान होगा। तो एक जमाना था कि जब पालीताना के अंदर
साधु साधियों को भटकना पड़ता था, धर्मशाला का मुनीम भी उसका अपमान करता था। और आज का जमाना देखो तो साधु साधियों को ऐसे 4 पात्रा भर जाए पूरे के पूरे, इतना वेराने वाले जगह जगह पर पालीताना मिलते हैं, जगह जगह पर लोग पूछते नहीं है और पूजा सत्कार, लोग ऐसा सोचते कि हमारे से तो ये ऊंचे है। और ऐसा करते हुए दोनों प्रकार के संयमी और शिथिलाचारी दोनों प्रकार के साधुओं की खूब भक्ति बढ़ी है, शासन के अंदर भक्ति बढ़ी है। इससे ही लग रहा है कि आने वाला समय पॉजिटिव है। पहले जितना तप होता था उससे तप बढ़ा कि नहीं का बढ़ा। पहले तो मासिक श्रवण भी नहीं सुनाई देता था। आज से 50 साल पहले एक मासिक श्रवण होता गांव में तो लोग 180 उपवास इतना बड़ा सेलिब्रेशन करते थे, और आज तो 180 भी आज 9 बार हो चुके हैं जैसे लोगों के। और सिद्धि तप देखे, मासिक श्रवण देखे, पहले तो 28 भी सुनना मुश्किल था, 8 उपवास भी सुनना मुश्किल था। तो तपस्या बढ़ी है जिन शासन में। दान धर्म बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है। पहले से लोग ज्यादा एकदम उदार हुए हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह पर डोनेशन हो रहे हैं। पहले जो वियादान साउथ में आने वाले मात्रा पहले कम थे, अब बढ़े हैं वो भी। और देखा जाए तो हर जगह पर जैन शासन की दीक्षा, अब दीक्षा के बारे में पूछूं तो दीक्षा बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। तो देखने जाए तो शासन में तो भाई सब बढ़ा है, तो घटा क्या है? तो के दान धर्म बढ़ा, शील धर्म कम हुआ, तप धर्म बढ़ा, भाव धर्म थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा ऐसा लग रहा। मगर फिर भी ओवरऑल देखने जाए तो इतने विषम काल में भी आज शासन टिका हुआ है और आगे बढ़ रहा है। मैंने इतनी पॉजिटिव बातें क्यों की आपको? सब नेगेटिव नहीं है, कुछ क्योंकि अभी पॉजिटिव मैं नेगेटिव बातें करूंगा तो आप हजम कर सको। क्योंकि अभ्युदय आ रहा है नो डाउट, मगर इसके पहले कुछ लोगों को, कुछ प्रदेश के लोगों को, कुछ कम्युनिटी को कीमत चुकानी पड़ेगी इस अभ्युदय की। वो कीमत लास्ट है। अभी 5-7 साल जो है वो बड़े संघर्ष के हैं देखने जाए तो। 2026 का साल लग चुका है। अब 2026 में क्या क्या होने वाला है उसकी बातें मुझे करनी है। तो सिर्फ 2026 की बातें नहीं करूंगा, 2026, 27, 28, 29, 30 इन 5 सालों में क्या क्या होने जा रहा है उसकी बातें करनी है। फिर अभ्युदय कैसे आएगा और कौन लाएगा उसकी भी बातें करनी है। उसके लिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रवचन। मेरे पास घड़ी में नीचे भूल गया हूँ, तो यहाँ पर कोई हाथ में पहनी हुई घड़ी नहीं हो तो डिजिटल होगी ना? नहीं, डिजिटल ना हो, ऐसी घड़ी हो। 9:25 है, बराबर है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को थोड़ी भूमिका इसके पहले बता देता हूँ कि हमने धर्म प्रेमी संदेश ये स्टार्ट किया 2016 से, मगर उसमें एक मोड आया, यूटर्न आया। पहले जनरल हम लोग अपना चिंतन डालते थे, हम लोग अपनी बातें डालते थे, अपने विचार डालते थे, मगर जो ग्लोबल लेवल पर जो चल रहा है उसके रिसर्च हम लगभग कम डालते थे। मगर 2020 से जब से कोविड आया, कोविड कहाँ आया? चाइना, भारत में। चाइना से, भारत में कहाँ आया? केरला से, सबसे पहले केरला से, महाराष्ट्र, केरला में। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर में और मीडिया चैनल पे आया। कोविड सबसे पहले कहाँ आया? लोग कहते हैं केरला में आया। लोग कौन से स्टेट की बात करते हैं? हर व्यक्ति था कई बार कि पंजाब में पहले अभी भी बनता ही है सरदार.com कि सरदार जी सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं, तो लोग बोलते हैं पंजाब में, मैं कहता हूँ जॉब्स में। इसी प्रकार कोविड सबसे पहले कहाँ आया? न्यूज़पेपर, मीडिया, तो के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर सबसे पहले आया इंडिया में। कब आया यदि कोई पूछे तो फरवरी एंड में लगभग। केरल की कोई लड़की वहाँ से चाइना से आई होगी, उस लड़की को भी पता नहीं कि उसको कोविड हुआ है, और न्यूज़ चैनल पर उसके मम्मी पापा वगैरह ने देखा, तब उसको पता है, तब पता लगा कि ये कैसी बीमारी है कि जिसको हुई है उसको ही पता नहीं है, पूरी दुनिया को पता लग रही है।
और फिर ये बीमारी कैसी थी कि जिसको हॉस्पिटलाइज किया वो डर रहे थे, यानी कि जिसकी दवाई हो रही थी वो मर रहे थे, डर रहे थे, और जो दवाई नहीं लेता था वो अच्छा हो जाता था, और जो घर पे रहता था होम आइसोलेशन में कोई मौत नहीं होती। तो एक सचमुच फेक बीमारी थी कि रियल बीमारी थी वो समझ में नहीं आया था लोगों को। लोग डरे हुए थे क्योंकि मीडिया में लगातार उसके समाचार फ्लैश किए जाते थे। कोई भी चैनल खोलो आप, चाहे जी न्यूज़ खोलो, चाहे आप आज तक देखो, चाहे आप एबीपी न्यूज़ देख लो, रिपब्लिक के बाद में आया होगा मगर वो अर्णब गोस्वामी वाला, मगर बहुत सब जगह पर, दूरदर्शन भी देख लो, दूरदर्शन में भी बहुत नज़दीक से कोविड दिखाते थे, बोले नाम दूरदर्शन था। तो उसके अंदर 22 मार्च को एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया, 25 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, फिर और 21 दिन आगे फॉरवर्ड किया गया, मतलब एक्सटेंड किया गया, यानी 42 डेज के अंदर तो पब्लिक इतनी परेशान हो गई। हाँ, स्टे होम स्टे सेफ के नारे उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, मगर फिर भी लोग परेशान हुए, मगर वो तो ट्रेलर था, अब पिक्चर आने वाला है, वो तो फर्जी महामारी थी, मगर अब क्या होने वाला है। अब उस टाइम तो महामारी के नाम से लॉकडाउन लगा था, अब शायद क्लाइमेट के नाम से लॉकडाउन लग सकता है। अब उस टाइम आपकी बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा स्टार्ट हुई थी, अब तो स्कूल ही बंद हो सकती है, मतलब कि क्या हो सकती है टोटल ऑनलाइन पर, उस टाइम टेम्पररी ऑनलाइन पर लगाया गया था, तो अभी हो सकता है कि ये भी हो सके। अब क्या संभावना बन रही है कि वो ट्रेलर था तो पिक्चर कैसा आएगा, ऐसा क्या है, तो कि ऐसा बहुत सारा प्लानिंग है। अब प्लानिंग सक्सेस हो ना हो वो आगे की भविष्य की बातें हैं, प्लानिंग उन लोगों का है, प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, और इसलिए शायद वो लोग सफल हो जाए, और यदि सच हो जाए तो आप कहेंगे कि महाराज साहब केकर गए थे और वो दिख रहा है, और यदि सच ना हो तो भी आपको तो खुशी होना है, क्योंकि आपको जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर 22 मार्च और 25 मार्च के दिन जो भी हुआ, उसके बाद दुनिया ने एक सबक सीखा कि अच्छा ऐसे भी लॉकडाउन वगैरह लग सकते हैं, तो उसकी बातें तो मैं पहले ही दिखा दी गई थी। कॉन्टेजियस नाम की मूवी आई थी 2011 में, उसमें ये लॉकडाउन दिखाया गया था, ये वैक्सीनेशन का खेल दिखाया गया था, ये मास्क दिखाए गए थे, ये सैनिटाइजर का गेम दिखाया गया था, 2012 में भी दिखाया गया था। ओलंपिक सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ये पूरा कोविड का जो चित्र आपको 2020 में जनरल पब्लिक को पता है, वो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी वाले को भी पता है, तो उन्होंने देखा तो वो लिंक नहीं किया उन्होंने। तो शायद 2015 में भी बिल गेट्स बोला है कि आने वाले टाइम में बायो वेपन यूज हो सकता है, और वो 2020 की बात नहीं थी, वो 25 के बाद की बात थी, मगर 2020 का एक नौटंकी उसको दिखाना था, तो 2015 में टेड टॉक शो में वो बोला है बिल गेट्स, और बिल गेट तो 2010 में भी बोला है टेड टॉक शो में कि हम लोग वैक्सीनेशन के माध्यम से 15% लोगों को कम कर देंगे वर्ल्ड में। तो 15% लोगों को कम करना, इसका अर्थ क्या होता है, तो कि 800 करोड़ यदि पब्लिक है वर्ल्ड में करंट सिचुएशन में, तो 120 करोड़ कम करने की बात कर रहा है, किससे, तो वैक्सीनेशन से। और वो ओपनली बोल रहा है कि ये क्लाइमेट जो बिगड़ा हुआ है उसका मुख्य जिम्मेदार ह्यूमन यानी इंसान है, तो इंसान को कम करने से ही इस दुनिया का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सुधारा जा सकता है, और वो इसलिए वो 15% लोगों को कम करने की बात, और उसमें पिक्चर आता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन वो दिखाता है वैक्सीन वगैरह, बराबर। ये सब चीजें आ रही है। 2018 में एक वीडियो बनता है, उसके अंदर भी वो बोलते हैं कि फेक वायरस, बराबर है। 2020 में जब आई महामारी, तब हम लोगों ने जो रिसर्च आर्टिकल डाला, वो रिसर्च आर्टिकल में फ्रंट पेज पर था एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल, इकोनॉमिस्ट का टाइटल पेज था। मार्च 2020 में ये इकोनॉमिस्ट का टाइटल पेज आप देख रहे हो, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने इसको डिकोड किया हमारी टीम ने, तो हमें पता लगा कि ये कितना सब कुछ बोल रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक कुत्ता दिखाया गया है, कुत्ते को मास्क पहनाया गया है, कुत्ते के गले में रस्सी है,
और वो रस्सी जिसके हाथ में, वो इंसान ने भी मास्क पहना हुआ है और उस इंसान के भी गले में रस्सी है। अब वहाँ पर उस रस्सी का छोर जिसके हाथ में है वो हाथ ही दिख रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो वो इनविजिबल है, बराबर है। तो यहाँ पर इसको डिकोड करेंगे आप, मुझे बताओ इसका अर्थ क्या है। ये लोग बोल रहे हैं एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, जब पूरी दुनिया तालेबंदी में हर घर को जेल बना दिया था और एक सांस लेने की आज़ादी पर भी रिस्ट्रिक्शन हो चुका था, ऐसी अवस्था में कि यहाँ जहाँ ग्रीनलैंड जैसा, हाँ ग्रीनलैंड नहीं, हाँ ग्रीनलैंड, पोलैंड और स्विट्जरलैंड, स्वीडन जैसे देशों में तो यहाँ तक बोल जाता है कि आप एक भी कपड़ा शरीर पर नहीं पहनेंगे तो चलेगा, मगर मास्क पहनना जरूरी है। नंगे घूमो मगर मास्क पहनो। तो ये किसकी बात है, बताए आपको मास्क क्यों पहनाया गया, कोई मुझे बता सकता है? पहले आज से 200-300 साल पहले जाओ आप अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में, जब बाजार में किसी गुलाम को बेचने के लिए खड़ा किया जाता था तो उसको मास्क पहनाया जाता था। वो मास्क पहनाया गया, आप हमारे गुलाम हो, वो डिक्लेयर करने के लिए। बाकी मास्क पहनने से कोविड से बचाव हुआ, मास्क पहनने से सांस लेने में आपको अनुकूलता रहती थी, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जमा होता था और वो ही आपको लेना पड़ता था, बराबर है। ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे। मास्क लेने से 130 साल की स्टडी है, रिसर्च पेपर है, 130 साल के। जोसेफ लिस्टर ने मास्क थियरी स्टार्ट करवाई और वो जोसेफ लिस्टर जो है उसके ही नाम से लिस्ट्रीन आता है, लिस्ट्रीन। और वो जो जोसेफ लिस्टर के नाम से ये जो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया मास्क पहनने का, वो 130 साल पहले, 2020 में तो आज 135 साल हो गए, 2020 की बात कर रहा हूँ, 130 साल, 135 साल पहले जोसेफ लिस्टर ने ये मास्क पहना। और ये पूरे 135 साल के रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि मास्क पहनना सेहत के लिए बेहद नुकसानकारी है। नहीं तो आज भी बड़े बड़े सिटी में कई लोगों को मास्क पहना हुआ देखता तो मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी ये लोग गुलाम बनने के लिए रेडी है। खुद टीबी के बड़े डॉक्टर, टीबी के नागपुर के एक बड़े डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, रिनाउन है, तब सुप्रसिद्ध है। और ऐसे डॉक्टर ने खुद ने कहा है कि हाँ, गंभीर से गंभीर टीबी के पेशेंट के सामने भी बिना मास्क पहने ही जाते हैं। क्यों? सैनिटाइजर स्किन कैंसर करने वाला, आपको जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो आपको सीधे ही हाथ में पकड़ा दी। सैनिटाइजर से धोने वाले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं कि गांव के छोरे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं जो मिट्टी में खेल कर आते हैं? आपके छोरे जो शहर के छोकरे होते हैं, लड़के होते हैं, वो ज्यादा बीमार रहते हैं कि गांव के बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं? क्यों? आप तो ज्यादा स्वच्छ होते हो, स्वच्छता अभियान का आपको हिस्सा हो सबसे बड़े, और आप लोग तो हर दो मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में अपना हाथ धोते हो, पैर धोते हो, सब कुछ धोते हो। और तो फिर आप लोग क्यों बीमार पड़ते हो? कभी सोचा आपने? मिट्टी में जो खेलता है, जो स्वच्छता अभियान का हिस्सा नहीं है, जो इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है, वो एक बार बीमार पड़ भी जाए मगर फिर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि उसने रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लिया। उसने रेजिस्टेंट पावर डेवलप नहीं किया आपके बच्चों ने। आप बचाव के लिए सारे की सारी सुरक्षा के प्रावधान लगाते रहे और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग मजबूत होते जा रहे हैं, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी। और इसीलिए आप लोग जितना सुरक्षा का ध्यान रखते हो उतने असुरक्षित होते हो। बाकी तो देखने जाए तो आप लोग ज़्यादा मजबूत होने चाहिए मगर आप लोग ज़्यादा कमज़ोर हो। बात इतनी सी थी कि ये जो एवरीथिंग अंडर कंट्रोल के नाम से उन्होंने ये डाला, हकीकत में वो क्या था, वो कौन कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं,
क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, कौन, कैसे, क्यों, इन सब प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए जी तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर यहाँ पर 21 प्रोजेक्ट्स यहाँ आपको कंट्रोल करने के लिए बताता हूँ, मगर उसके पहले कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटेजी है, उनकी नीति है, वो बताना चाहता हूँ। कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ उनका। उन लोगों का जो सीक्रेट सोसाइटीज है कुछ 400 साल से एकदम एक्टिव है, एकदम एक्टिव। 1774 से जब से अमेरिका बना है, वो अमेरिका उसका हेडक्वार्टर था। आजकल था इसलिए बोल रहा हूँ, अभी 1-2 साल के अंदर अब वो हेडक्वार्टर एशिया में शिफ्ट हो रहा है उन लोगों का। एशिया में भी खास तौर से भारत वगैरह में उन फैमिलियों का, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो ऊपर बैठे हुए जो हैं ज्ञानी महापुरुष, अधम पुरुष, वो ज्ञानी नहीं मगर विकृत ज्ञानी अधम पुरुष जो है, उन्होंने उसको मैसेज दिया, मार्गदर्शन दिया कि अब अमेरिका का पुण्य पूरा हो रहा है। अब अमेरिका से आज तक आप जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। अब आपको कंट्रोल करना है तो अब किस धरती का पुण्य है, तो कि इंडिया और एशिया का पुण्य है, तो आपको इस धरती पर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जा चुका है यहाँ पर, और हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के साथ साथ अब अमेरिका खत्म होने की तैयारी। हाँ, मगर अमेरिका आर्थिक रूप से पहले खत्म होगा, फिर टेररिस्ट अटैक होगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, और टेररिस्ट अटैक होने के बाद फिर पूरी दुनिया में तबाही का स्टार्ट। तो वो तबाही करने का मौका आप लोगों को एक 5 निशानी मिले, 5 में से एक भी निशानी मिले तो समझना कि अब आने वाले टाइम में भयंकर तबाही है। उसमें से 5 निशानी में से एक निशानी ऐसी आने वाले समय में कि अमेरिका में कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो, तो समझना कि अब कोई बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ बड़ी तबाही स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर में हेड क्राइम खूब बढ़े। हेड क्राइम यानी इंडिया के लोग, कोई अमेरिका रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई ब्रिटेन में जाता है, कोई यूएई में, कोई सऊदी अरब में जॉब के लिए जाते हैं, कोई पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोई धंधे के लिए जाते हैं, कोई परमानेंट रहने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे, हम कितना भी बोले भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, मगर भारत महान, भले 100 में से 99 बेईमान, ऐसा करके हम मजाक उड़ाते हो, मगर हकीकत में भारत देश हकीकत में महान है। वो आने वाले 5-10 साल में आपको पता लगेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे सिक्योर एंड सेफेस्ट कंट्री यदि कोई होगी तो आने वाले 5-7-10 साल में आपको महसूस होगा इंडिया होगी सबसे सिक्योर, सुरक्षित। फिर भी यहाँ पर भी तबाही है, नो डाउट, यहाँ पर भी बर्बादी है, मगर ये सबसे सेफेस्ट होगी वर्ल्ड लेवल में। इतनी दादागिरी बढ़ने वाली है वहाँ पर। तो हेड क्राइम जहाँ पर भी बढ़े, ये सेकंड निशानी, एक सेकंड निशानी। थर्ड नंबर में एक निशानी है कि जब वर्ल्ड में अलग अलग देशों के अलग अलग युद्ध हो, जैसे यूक्रेन रशिया है, इजराइल पैलेस्टाइन है, ऐसे ऐसे अलग अलग देशों के अभी सिंगल युद्ध हो रहे हैं, मगर जिस दिन तुर्की इन युद्धों के अंदर प्रैक्टिकली एक्टिव हो, ऑफिशियल एक्टिव हो, उस दिन के बाद समझना कि बहुत बड़ी जंग है। तीसरे नंबर में और भी 2 निशानी है कि आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े डिजास्टर देखने को मिले। भूकंप है, सुनामी है, ये है, वो है, वो सब चौथे नंबर में। तो आप समझना कि बहुत बड़ी तबाही स्टार्ट हो रही है चौथे नंबर। और 5वें नंबर में एक साइन है, मैं आपको कल बताऊंगा। मगर कहने की बात इतनी है कि आज तक जो सुपर पावर रहा अमेरिका, वो किसके बलबूते पर रहा, तो ये सीक्रेट सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स थे और वो उनके ऊपर राज कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका कैसे राज करता है। लादेन ने टेररिस्ट अटैक किया ट्विन टावर पर, आप सबने समाचार में सुना, मगर उसका प्रिडिक्शन तो भाई कार्टून में, अलग अलग कार्टूनों में अलग अलग माध्यम से पहले ही बता दिया था।
ट्विन टावर भले ही 2001 में टूटे, 2001 में, मगर उसके पहले 1999 में, 1996 में, 1994 में, 1990 में पहले से ही बता दिया था कि ये ट्विन टावर टूट रहे हैं। तो टूटने वाली बातें उन्होंने पहले से ही बताई, तो बता दी। तो क्या ये हकीकत में टेररिस्ट अटैक था कि ये प्लानिंग का एक हिस्सा था? तो एक सबसे बड़ी बात, अभी नोएडा में एक बहुत बड़ा मकान को, एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। वो जिस प्रकार डिमोलिश किया, अंदर बम रखे थे और डिटोनेटर वगैरह से, और पूरा डिमोलिश किया, वो जिस प्रकार टूटे और डिमोलिश हुए, ध्वस्त हुए, इसी प्रकार सेम टू सेम ये ट्विन टावर टूटे हैं। तो इसका मीनिंग क्या कि अंदर से ही बम रखे हुए थे। ये मान लो कि कोई ऊपर से कोई प्लेन उसको तोड़ता है, तो क्या पूरा बिल्डिंग जड़ से थोड़ी खत्म हो जाता है? आपने कभी सोचा है? कभी नहीं होता है। लादेन को मरते हुए किसी ने देखा? नहीं देखा। लादेन को दफनाते हुए कहां पर दफनाया, कहीं पर देखा? नहीं देखा। तो लादेन तो शायद जीवित भी हो सकता है और इन सीक्रेट सोसाइटी के हाथ में भी हो सकता है, उसको अंडरग्राउंड में रखा हो। तो कहने की बात इतनी है, तो पर्पस क्या था ये ट्विन टावर तोड़ने का? पर्पस क्या था? तो इसकी गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि वॉर ऑन टेरर, अब हम आतंक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, ऐसा डिक्लेयर करके अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अलग अलग प्रकार के अपने बम का प्रयोग किया। एक पहले नंबर कि हम हमारे बम कितने शक्तिशाली, हमने जो नए नए शस्त्र बनाए, अभी वो शस्त्र यूज करने हो हम करें और दुनिया चुपचाप देखती रहे। वो कैसे पॉसिबल है? जब ऐसा कोई वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करे, हम तो आतंक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और आतंक के नाम से हम लोग कितना भी अत्याचार कर ले किसी भी देश के आम नागरिक पर, जनता पर, तो भी कोई भी दुनिया के एक भी व्यक्ति, यूनाइटेड नेशन सुद्धा कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे इजराइल ने हमला करवाया, इजराइल ने अपने ही नागरिकों पर हमला करवाया, उसको बंधक बनवाया और पैलेस्टाइन खाली करवाया पूरा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनाना था, तो उसके लिए वो जरूरी था। तो इसी प्रकार ये भी एक गेम थी। अब मैं इस गेम का आपको परफेक्ट आंसर दे रहा हूँ। किसी को लगेगा कि ये सब हमारे साथ कैसे बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की, यहाँ बैठे बैठे, उनको थोड़ी पता है। तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, वॉर ऑन टेरर 2001 से, जब से ट्विन टावर टूटा, तब से लादेन को ढूंढने के नाम से पाकिस्तान के सपोर्ट लेकर अमेरिका ने, पाकिस्तान उसके एयरबेस वगैरह पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर उन्होंने अफगानिस्तान पर वार किए एशिया में आकर। तो पाकिस्तान को बेस बनाया उन्होंने, ताकि इंडिया और अफगान दोनों पर नजर भी रखी जा सके और दोनों के सामने काम भी किया जा सके। तो अफगानिस्तान में जो 20 साल तक रहे वो लोग लगभग, और उस 20 साल में उन्होंने क्या आतंक का सफाया किया? पूरा देश आतंकियों को सौंप कर गए, तालिबान को विथ वेपन, पूरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके गए। और वो भी किसकी गवर्नमेंट? तालिबान सरकार को एस्टेब्लिश करके गए। क्यों करके गए? तो उनका कोई वॉर ऑन टेरर था ही नहीं, आतंक का सफाया बुलाने का कोई मकसद ही नहीं था। उन्होंने ये 20 सालों में किया क्या है? वहां पर अपने आर्मी के लोगों को रखकर, वहां अफगानिस्तान में अपने बेस रखकर किया क्या उन्होंने? अमेरिका ने किया इतना, अमेरिका ने, अभी देखो ये पूरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ लोग ही इसके अंदर टोटल प्लानिंग में और टोटल प्लान को एग्जीक्यूट करने में कुछ लोग ही थे, और नाम दिया जाता है अमेरिका ने किया, बराबर है। मगर इसमें भी अमेरिका फुल्ली टोटल 100% इन्वॉल्व है ही नहीं। अमेरिका को क्या लेना देना है नागरिक को किसी देश पर कब्जा करने का? अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करने का मकसद क्या था उसका? अफगानिस्तान के अंदर किसी को पता हो तो बोलो, वरना मैं तो बोलने के लिए बैठा हूं। इंडिया चाइना पर निगरानी रखने नहीं, किसका बेस? नहीं पता आपको? अभी मैं बता दूं अंदर की बात। अफगानिस्तान में 20 साल तक उन्होंने क्या होमवर्क किया अंदर, और क्या बनाया उन्होंने, और फिर देश छोड़कर गए क्या? क्यों? क्योंकि देश छोड़कर गए, वहां अपना एक पूरा यूनिट स्थापित करके गए, अपने आदमियों को रख के गए और अपना कारोबार चलाने के लिए। और वो कौन सा कारोबार? ड्रग्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेत अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान में एक चीज है कि जहाँ जहर बिक रहा है, जहर मिल रहा है, वहीं पर अमरूद भी मिल रहा है। तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज अनार। अनार, वहां के अनार
आप आश्चर्य करेंगे 1000 रुपये किलो में बिकते थे। कितने में? 1000 रुपये किलो में बिकने वाले। वहां के जो अनार थे वो अच्छे खासे, मतलब बीमार लोगों को खड़ा करने के लिए, चुटकी में खड़ा करने के लिए वो बहुत काम के थे। वो अनार यदि कोई खाए तो वो तुरंत खड़े हो जाए। और काबुली चना है, अनार है, इसका पूरा बिजनेस अफगानिस्तान का, उसके खेत उखाड़ उखाड़ कर ड्रग्स के खेत डाले, अफीम की खेती डलवाई। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इंडिया में हर स्टेट के अंदर ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, ड्यू टू अफगानिस्तान का वो पूरा होमवर्क। अमेरिका का, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड को ड्रग्स के कंट्रोल में लिया हुआ है युवा धन को। आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैं बेंगलोर में गया, मैंने बेंगलोर में पूछा एक युवा को, जो मेरा प्रोजेक्टर, मेरी जो बातें हैं उसको, उसका प्रूफ के लिए प्रोजेक्टर पर हम लोग पिक्चर। बेंगलोर में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, 45 मिनट्स में प्रवचन करता था और 15 मिनट में जो रिकमेंड करता था, जो बताता था, तो वो युवा लोग प्रोजेक्टर पर दिखाते थे। और इसके कारण लोगों को भरोसा बैठता था मेरी बातों पर कि ये महाराज साहब जो बोल रहे हैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहे, इनके पास प्रूफ है सारे के सारे। तो वो प्रूफ भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ थे, तो वो सब बताया। तो वो जो लड़का आता था प्रोजेक्टर लेकर, उनको मैंने पूछा, शराब कॉमन है बेंगलोर में, जैनियों के घर में भी आ गया है, शराब की बात कहाँ करते हो, ड्रग्स कॉमन हो गया, जैनियों के लड़के ड्रग्स लेने लगे हैं शायद। वो लड़का, उन्होंने कहा कि वो जो एक कागज होता है उस पर 4 ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालने के हजारों रुपए दे रहे हैं, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने के, आप 4 ड्रॉप्स डालने के लिए, और वो कागज में, और वो कागज खाते। कहने की बात है, ये सब चीजें एकदम इजीली अवेलेबल। केरला में 10 साल के बच्चे ड्रग्स की गिरफ्त में, 12 साल के बच्चे ड्रग्स की गिरफ्त, हर स्कूल के बाहर टॉफी में मिल रहा है, कैंडी में मिल रहा है। हजारों किस्से ऐसे केरला में पिछले 2 साल का, 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो केरला आज ड्रग्स की गिरफ्त में है। पंजाब से 4 गुना ज्यादा, पंजाब से 3 गुना ज्यादा केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में है। अभी नेल्लोर में गया तो वहां पर भी मुझे बोला कि ड्रग्स एकदम इजीली अवेलेबल है। तो कहने की बात ये, ड्रग्स का कारोबार आपको कंट्रोल करने के लिए, शराब उसी लोगों का, उन्हीं लोगों का है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वही के वही 13 फैमिलीज, शराब की टोटल जितनी भी, आप कोई भी मूवी उठाकर देख लो, उसमें शराब पीने वाला सीन आएगा 2 घंटे 3 घंटे, लगभग सिगरेट वाला आएगा या शराब का आएगा। एक हैमरिंग होता है माइंड में कंटिन्यूस कि शराब पीने से हमें डिप्रेशन डाउन हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। परेश रावल OMG 1 जैसी पिक्चर में भी वल्गैरिटी जहाँ मान लो 0 है, ऐसे OMG 1 जैसी पिक्चर में भी परेश रावल को शराब पीता हुआ दिखाया है और फिर उसे सॉल्यूशन मिलता है कि अभी मैं कोर्ट में जाकर केस करूं भगवान के सामने। तो कहने की बात है कि आप समझो कि ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, आपको कंट्रोल करने के लिए जा रही है, आपके ब्रेन हैकिंग के लिए, बराबर। तो इनका ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, उनका एक सूत्र है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ऑर्डर यानी क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया कुछ स्थापित करना है, तो स्थापित करने की स्ट्रेटेजी क्या है, रास्ता क्या है। मान लो कि मुझे आपको कोई रास्ते पर ले जाना है, मगर आपके पास पुराना रास्ता है, आप जा रहे हो और आपको इजी पड़ रहा है, इजीली आप जा सकते हो, तो आप नए रास्ते को क्यों चुनेंगे मेरे बताए हुए। तो आपको फायदा बताया जाएगा कि आप नए रास्ते पर चलेंगे तो आपको इतना फायदा होगा। फिर आपको फायदे बताने के बाद दूसरे में फिर भी आप नहीं आएंगे नए रास्ते पर, तो फिर आपको नए रास्ते में नहीं चलने के नुकसान बताए जाएंगे। फिर भी नहीं चलेंगे तो पुराने रास्ते पर कितने जोखिम है वो बताए जाएंगे। चौथे नंबर में फिर भी नहीं मानेंगे तो पुराने रास्ते सारे बंद कर दिए जाएंगे। आप समझ रहे हो। अब आपके पास रास्ता क्या है चलने के लिए, नया रास्ते के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो उन लोगों ने यही स्ट्रेटेजी पर काम किया। एग्जाम्पल के तौर पर
पहले कोविड 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 डर दिखाया, देखो फिर देखो वैक्सीन के लाभ कितने हैं, वैक्सीन के लाभ कितने, वैक्सीन के लाभ कितने हैं वो दिखाया। फिर भी आप वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि कोई भी वैक्सीन 10 साल के पहले मार्केट में नहीं आती। वायरस जब लॉन्च होता है उसके 10 साल के बाद वैक्सीन लॉन्च होती है, मगर ये तो इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, बराबर है आपको। और इमरजेंसी अप्रूवल में तो भाई क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं होते, वो तो सीधा ह्यूमन ट्रायल किया गया है। और वैक्सीन कब आई? 22 मार्च को लॉकडाउन लगा पहला एक दिन का, और 25 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन लगा। तो वैक्सीन कब आई? 2020 में ऑफिशियली वैक्सीनेशन ड्राइव 2021 में 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ पब्लिक को लगाने का, मगर वैक्सीन के डोज कब बने? अभी 16 जनवरी को इतने करोड़ डोज बने हुए हैं कोविशील्ड कोवैक्सीन के, 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वैक्सीनेशन 2021 में। तो वैक्सीन कब बनी? अरे आप आश्चर्य करेंगे, आधार पूना वाला ये बोल रहा है फरवरी में, फरवरी 2020 में मैंने 5 करोड़ डोज बनाकर रेडी रखे हैं, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, गैम्बलिंग बोल रहा है, जुआ खेल रहा हूँ। कौन? आधार पूना वाला खुद इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू का वो हमारे पास है प्रूफ। वो अक्टूबर 2020 में किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है और वो बोल रहा है कि हमने फरवरी में 5 करोड़ डोज रेडी रखे। तो अभी देखो पुराना रास्ता जो था वो क्या था? नेचुरल तरीके से ठीक होना। कोई भी बुखार आता है या तो कोई भी रोग आता है तो नेचुरल तरीके से ठीक होना। सहज रूप से ठीक नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? खान पीन में थोड़े बदलाव करते थे, खाने पीने में। सर ये पुराना रास्ता है आपका। अब नया रास्ता क्या खोला गया? तो कि दवाई लो, वैक्सीनेशन लो, आपको हम जो बोले वो लो। भले आपको वैक्सीन लेने पर कोविड उसी टाइम आ जाए, मगर फिर भी आपको हमारे बताए हुए रास्ते में आपको वैक्सीनेशन कंपनी अपने चार्ट में लिखती है कि मेरी वैक्सीन लेने से, हमारी वैक्सीन लेने से आप मर सकते हो, ऐसा खुल्लम खुल्ला लिखती है। फिर भी पब्लिक उल्लू बनती है। जितनी भी वैक्सीन है उसके अंदर एंड में लास्ट में ये लिखता है कि डेथ हो सकता है। जिस दवाई का साइड इफेक्ट डेथ हो वो कौन इंसान लेगा उसको? पागल हो वो लेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो लेगा। मगर हकीकत में तो जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने सबसे कम वैक्सीन ली है, और जो पढ़े लिखे वो सबसे बड़े पागल बने हैं इसमें। तो ये आपका ब्रेन हैकिंग नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो पुराने रास्ते बंद कर, अब पुराने रास्ते का नुकसान बताया गया, नए रास्ते का फायदा बताया गया, फिर भी आप नहीं ले रहे थे। तो आप उन्होंने क्या किया पता है? इन लोगों ने कोविड वैक्सीन के अंदर यदि नहीं लेते हो तो आप आयुर्वेदिक भी दवाई ले सकते हो। आप तो बोल सकते हो आप कोविड वैक्सीन के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें कोविड हुआ है और ये कोविड रोग नया है आपके कहने के अनुसार, तो फिर हम लोग आयुर्वेद को चेक कर लेते हैं। आपको प्रयोग हम पर एलोपैथी का ही क्यों करना है? किसी ने भी 130 करोड़ में से किसी ने भी एक क्वेश्चन उठाया कि आपने आयुर्वेद वाले को क्यों चांस नहीं दिया, आपने होम्योपैथ को क्यों चांस नहीं दिया, आपने नेचुरोपैथ को क्यों चांस नहीं दिया, आपने यूनानी को क्यों चांस नहीं दिया? जब आप आयुष मंत्रालय खोल के बैठे हो तो सबको चांस देना चाहिए। उसकी वजह आप सिर्फ वैक्सीन के लिए क्यों टॉर्चर कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो? वो कंडीशन लगाए, ट्रैवलिंग पे नहीं जा सकते, ट्रेन में नहीं बैठ सकते। नहीं, ट्रेन में नहीं बैठने का, ट्रैवलिंग में नहीं जाने का, ये कंडीशन मानने की आपको जरूरत क्या थी? जरूरत तो नहीं थी। आप आजाद भारत के आजाद नागरिक थे कि फिर गुलाम थे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। आजाद थे। मैंने तो मास्क नहीं लगाया, मैंने आज तक मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मैंने आज तक मैंने वैक्सीन तो नहीं लिया, मैंने हजारों लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिलवा दिए। क्यों? मैं बोल रहा हूँ आज, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैक्सीन जरूरी नहीं थी, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी था। आप लोग उल्लू बने हो।
और दूसरे नंबर में भ्रष्टाचार भी कई बार आशीर्वाद होते हैं। हर चीज में नेगेटिविटी नहीं होती है, कई बार पॉजिटिविटी भी होती है। 50-50 बिस्किट का नाम है ना 50-50। तो यहाँ पर रखता हूँ 21 प्रोजेक्ट्स कल से स्टार्ट होगा। तो मैं ये लास्ट स्ट्रेटेजी कल मैं इस पर प्रवचन दूंगा। नई विश्व व्यवस्था यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है उसका 21 प्रोजेक्ट्स, तो वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें कैसे आपको कंट्रोल किया जाएगा, वो कंट्रोल की स्ट्रेटेजी क्या है। उसके लिए 21 प्रोजेक्ट्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप समझ लेंगे तो बिना डरे आप रास्ता खोजेंगे। मगर यदि आपने नहीं समझा तो आप उनके ट्रैप में फंसेंगे। आपको फंसना है कि समझना है, वो आपको तय करना है। तो पहली नंबर की ये स्ट्रेटेजी मैंने कहा ऑर्डर आउट ऑफ केओस। केओस यानी क्या है कि ये उन लोगों का सूत्र है, किसका, फ्री मेसन सोसाइटी का, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो कि ऑर्डर कोई भी स्थापित होता है तो वो किस माध्यम से होता है कि पहले केओस लाया जाए, यानी अराजकता फैलाई जाए। अराजकता फैलाने के बाद लोग ढूंढेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अब कोविड कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन लाओ। हमने दुकान बंद करके रखी है, हमें बस में नहीं जा रहे, हमें टाइम नहीं। अब जो सॉल्यूशन बोलेंगे हम करने के लिए, फॉलो करने के लिए रेडी है। इतना सामने वाले को परेशान करो कि हम जो जहर दे तो वो लेने के लिए रेडी हो जाए। गाय को उतना प्यासा रखो, फिर जो पानी दे वो गाय पीने के लिए रेडी हो जाए। बस इसी प्रकार आप लोगों को प्यासा रखा गया और फिर टॉर्चर, जैसे 3rd डिग्री होती है ना, 3rd डिग्री एक प्रकार की मेंटल टॉर्चर था, एक प्रकार का मेंटल टॉर्चर था, पर वो 3rd डिग्री टाइप का था। और वो मेंटल टॉर्चर कई बार फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा खतरनाक मेंटल टॉर्चर होता है। और इन लोगों को पता है कि ये लोग ज्यादा करेंगे तो ये लोग विद्रोह कर देंगे, और जनता विद्रोह भी नहीं करे, इसलिए बीच में लॉकडाउन खोला गया और आप लोगों को इतना परेशान किया ताकि आप लोग देखो, आपके धर्म के सारे रास्ते बंद कर दिए, सामुदायिक धर्म के रास्ते बंद कर दिए, आपकी पूजा बंद करवा दी, आपकी यात्राएं बंद कर दी, आपके प्रवचन बंद करवा दिए। मगर उन्होंने ये एक चीज खुली रखी, वो आपको उस टाइम ही समझ जाना चाहिए था। उन लोगों ने पाप के स्थान खुले कर दिए, ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल में दे दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म वहां पर ही ग्रो हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उसी टाइम सबसे ज्यादा अल्ट बालाजी जैसी चैनल एकता कपूर की उसी टाइम आई है और उसी टाइम ग्रो हुई है, प्रोग्रेस हुआ है उसका। जितनी भी खतरनाक चीजें थी वो सब उस टाइम स्टार्ट की गई है। और एक बात बताऊं, पूजा ऑफिशियली, परमात्मा की पूजा ऑफिशियली 1.5 साल के बाद शुरू करवाई है। मंदिर ऑफिशियली 1.5 साल बाद खुले हैं। शराब के ठेके 2 महीने में खुले हैं। दो लॉकडाउन के बाद सीधे ही शराब के ठेके खोले गए, शराब की दुकानें। क्या गवर्नमेंट को आपके स्वास्थ्य की चिंता है? क्या गवर्नमेंट आपका काम करने के लिए बनी है? क्या गवर्नमेंट हकीकत में आपकी है कि उन लोगों की है? वो समझने के लिए ही आप लोगों को बुलाया है। पागल मत बनिए, अंधे मत बनिए। आंख है आपके पास, दिमाग भी दिया है भगवान ने, दिमाग का यूज करना सीखिए। आप लोगों को कोई क्रिटिकल थिंकिंग करना नहीं आता है, कोई लॉजिकल अप्रोच लगाना नहीं आता है, और इसीलिए तो आप लोग रात को ज़्यादा भीड़ होती है कि दिन को रात ज़्यादा भीड़ होती है। रात के नाइट कर्फ्यू लगाए जाते थे कोविड में, लॉकडाउन रात के लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? इसका भी रीजन था, बहुत सारे रीजन है, हर एक चीज के रीजन है। यानी फल सब्जी को छूने में कोविड नहीं होता है, भगवान को छूने में कोविड होता है। ये कहाँ का न्याय है? पूछने वाले ने, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, रिवोल्ट नहीं किया। प्रकाश कोहरे नाम का एक बंदा था जो देशोन्नति नाम का न्यूज़पेपर चलाता था अकोला में। उन्होंने सोच लिया, इसने देख लिया कि ये सारी गेम है और ये ट्रैप है, ये तो हमारे साथ खेला गया खिलवाड़ है, खेल नहीं है खिलवाड़ है ये तो। उन्होंने, उनका एक रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था, मार्केट में लॉकडाउन लगाया था, एक भी दुकान खोलने पर पाबंदी थी, अंग्रेजों जैसी, अंग्रेज हुकूमत थी ना उस टाइम वैसी। और उसने सभी दुकानदारों को तैयार कर दिया, मैं जेल में जाने के लिए रेडी हूँ, ये लोग जेल में भर कर कितने लोगों को भरेंगे देखते। सभी दुकानदार एक हो गए, यूनाइटेड हो गए। मैं
आप लोगों को ये रास्ता बता रहा हूँ, रिवोल्ट कैसे होता है, रिवॉल्यूशन कैसे आता है। उन्होंने सबने एक साथ दुकान के शटर खोले और बोला चलो हमने अपनी दुकान खोली है, ताकत हो तो हमें जेल में डालकर दिखाओ। कितने लोगों को जेल भरेगी, जेल छोटी पड़ जाएगी। पुलिस ऐसे ही खड़ी रही, दुकान चलने दी उसने, धंधा चालू हो गया। ठीक उसी प्रकार चाइना में भी हुआ। चाइना में पूरा बिल्डिंग सील करके रखा था। ये अभी 2024 या 25 की ही बात है, अभी कुछ एक साल पहले की बात है। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि ये भाई ऐसा कोई महामारी है, ये वो है, कुछ भी बोलकर सील कर दिया था बिल्डिंग। आग लग गई बिल्डिंग में। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर, प्रशासन को उन्होंने फोन किया तो कि नहीं अभी तो नहीं खुल सकता है, तो कि हमें सील तोड़ दो, हमें बाहर निकलना है, आग लगी है। तो कि अभी सील नहीं टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। ये बातचीत के अंदर ही उन्होंने सील टूटने नहीं दिया और वो बिल्डिंग वाले जल के खाक हुए। 2 करोड़ लोग रास्ते पर आ गए रिवॉल्यूशन के लिए, फिर सबके बिल्डिंग खोलने पड़े। तो आने वाले टाइम में ये पब्लिक और गवर्नमेंट आमने सामने, या फिर पब्लिक को ही पब्लिक के आमने सामने करने के लिए तैयार रेडी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं उसकी बात बहुत डेंजरस है, अगर सुनने के लिए कल आना, उसमें रास्ता क्या निकालना हम सोचेंगे। जिना क्या 21 प्रोजेक्ट्स के बाद कल टू बी कंटिन्यू करें। ठीक है। सर जिस किसी को इंटरेस्ट हो, कल जिसने भी मेंबरशिप ली है वो आज मेरे पास से सेट ले जाए, अपने राशि लाए।